अगर आप भी बिहार के किसी भी ज़मीन का सरकारी रेट या उसका रजिस्ट्री शुल्क जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप घर बैठे ऑनलाइन बिहार के किसी भी ज़मीन या प्रॉपर्टी का सरकारी रेट और ज़मीन रजिस्ट्री में लगने वाला खर्च कैसे ऑनलाइन जान सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे प्यार भरा रिक्वेस्ट है कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारा वेबसाइट है vijaysolution.com कि इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट के इस पोस्ट पे आ जाना है। इस पोस्ट का जो लिंक होगा ये लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्ट इस पोस्ट पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सारा जानकारी जो है हमने हिंदी में दे रखा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ऐसा कोई जानकारी नहीं है जो आप पढ़ करके यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे। फिलहाल मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं एक लिंक दिया गया है। यह लिंक, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे इस लिंक पे क्लिक करते हैं यह वेबसाइट कुछ इस तरीके से खुल जाता है। इस वेबसाइट पर आने के बाद सबसे पहले आपको जिला चुनना है कि जिस जिला में वो ज़मीन है, जो आप ज़मीन खरीद रहे हैं या जिस ज़मीन का सरकारी रेट पता करना चाहते हैं या रजिस्ट्री शुल्क, वो जिस जिला में है उस जिला को आपको यहाँ पे चुनना होगा। तो उसके लिए चलिए मैं एक जिला चुन लेता हूँ, मान लीजिए सीतामढ़ी चुन लेता हूँ। उसके बाद अंचल कहा जा रहा है, जो सा भी अंचल होगा वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। और यहाँ पे आपको मौजा चुनना है, जो सा भी आपका मौजा होगा, मतलब गाँव, जो सा भी गांव में वो ज़मीन होगा वो गांव का नाम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कोई जो भी आपका गांव होगा वो आपको यहाँ पे सिंपल सा चुन लेना है। चलिए मैं यहाँ पे एक गांव जो है, चलिए ये लगमा ही चुन लेता हूँ। उसके बाद यह कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ पे आपको भूमि का प्रकार पूछा जाता है। मतलब क्या है कि जो आप ज़मीन जिसका सरकारी रेट जानना चाहते हैं या जो रजिस्ट्री कराने के लिए आप उसका रजिस्ट्री शुल्क जानना चाहते हैं, वो जो ज़मीन है वो किस प्रकार का है। मतलब आवासीय है, मतलब घर बनाने वाला है, या कृषि योग्य है, या कैसा है, या रोड में या नेशनल हाईवे पे है, तो किस तरीके का ज़मीन है, या कॉमर्शियल है। बहुत सारे लोग जो कॉमर्शियल का मतलब ये होता है कि जहाँ पे बिजनेस होता है, तो ऐसे इस तरीके का ज़मीन में किस तरीके की ज़मीन है वो आपको पता होना चाहिए। तो जैसा भी ज़मीन होगा वो आपको चुन लेना है। उसके लिए बिहार सरकार ने यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दे दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि धनहर दिया हुआ है, रेसिडेंशियल दिया हुआ है। रेसिडेंशियल कहाँ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कच्ची, खरंजा या निजी रोड पे। अगर आपका कोई रेसिडेंशियल ज़मीन है तो आपको यह वाला चुनना है। नेशनल हाईवे में है तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है NH, मेन, प्रिंसिपल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ये दिया गया है। तो अगर नेशनल हाईवे पे है या प्रिंसिपल में है या आपका जो है मेन रोड में है या इंडस्ट्रियल में है तो आपको ये चुनना है। उसके बाद जो है यहाँ पे क्लास 2 दिया हुआ है, V2 में है तो आपको ये चुनना है। अगर कृषि वाला है तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है बहुफसली, इस तरीके से सारा डिटेल दिया हुआ है। तो जो सा भी होगा, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है रेसिडेंशियल PM रोड, ब्रांच रोड चुना है। तो ये सारे क्राइटेरिया पता होना चाहिए। अगर आप इसको नहीं पता होगा तो आपको लिए जो यही जानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे कोई भी एक चुन लेता हूँ। मान लीजिए कि मैं चलिए यहाँ पे भूफसली ही चुन लेता हूँ, जो कृषि वाला ज़मीन होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे दस्तावेज का प्रकार पूछा जाता है कि किस तरीके का आप दस्तावेज रजिस्ट्री कराना चाहते हैं। तो मान लीजिए सेल डीड कराना चाहते हैं तो सेल वाला चुनना है, और दूसरा गिफ्ट दिया गया है। मतलब यह है कि बहुत सारे लोग जो है पहले ज़मीन रजिस्ट्री कराते हैं, एक दूसरे से मतलब खरीदते हैं तो सेल में आता है। और अगर कोई गिफ्ट में देता है, जैसे मैं अपने ज़मीन किसी को, अपने कोई रिश्तेदार को गिफ्ट में दे दूँ तो वो गिफ्ट में जाता है, मतलब कि वो दान में जाता है। अगर दान में देना है तो आपको गिफ्ट वाला चुनना होगा। चलिए मैं यहाँ पे सेल चुन लेता हूँ, चूँकि ज़्यादातर लोग खरीदते ही हैं। उसके बाद जो है स्थानीय निकाय का चयन करने के लिए कहा जा रहा है कि जहाँ पे ज़मीन है वो शहरी में आता है या ग्रामीण में आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जहाँ भी आता है वो आपको चुन लेना है। मान लीजिए कि ग्रामीण में है, गांव में है तो गांव चुन लेना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है कि कितना पैसा देकर के आपने ज़मीन खरीदा है या बेचा है, जो भी है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपने ज़मीन जो है 5 लाख रुपए में खरीदा है, तो 5 लाख यहाँ पे लिख देना है। अब ज़मीन का क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो यहाँ पे ज़मीन का क्षेत्रफल जो है यहाँ पे आपको डिसमिल में बताना होगा। जो मैंने पुराना वीडियो बनाया था इस पे, उस पर काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ज़मीन सर मैं पर स्क्वायर का कैसे निकाल सकता हूँ, या जो है पर मीटर का कैसे निकाल सकता हूँ। तो इस तरीके के सवाल अलग अलग, इसका कैसे निकाल सकता हूँ, हेक्टेयर में कैसे निकाल सकता हूँ। तो ये चीज़ें जो है बिहार गवर्नमेंट ऐसा आपको सुविधा नहीं देता है। यहाँ पे आपको डिसमिल में ही बताना है, और डिसमिल में कन्वर्ट करने के लिए जैसे आपका वर्ग मीटर में, तो उसको बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि इतना वर्ग मीटर बराबर कितना डिसमिल, तो आपको वेबसाइट बता देता है इजीली। तो वहाँ से आपको कन्वर्ट करके और यहाँ पे बताना होगा। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे उदाहरण के लिए 5 डिसमिल कर दे रहा हूँ, तो 5 डिसमिल मैंने यहाँ पे कर दिया, और उसके बाद देख रहे हैं लिखा हुआ गणना करें, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे सारा रेट खुल करके आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है जो ज़मीन का सरकारी मूल्य है, जिसको MBR भी कहते हैं, तो ज़मीन का जो सरकारी रेट है वो 30,000 रुपये है पर डिसमिल। मतलब अगर मैंने 5 डिसमिल लिया है
तो सरकार के रेट में उस जमीन का रेट जो है 3,55,15 मतलब 1.5 लाख का हो गया। आपने 5 लाख में भले ही लिया है, लेकिन सरकार उस जमीन का रेट मात्र 1.5 लाख रुपए लगा रहा है। अब आप ये सोचोगे कि अच्छा ये जमीन तो यहाँ पे सरकार के रेट में सस्ता है तो हमारा रजिस्ट्री शुल्क कम लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर जितने में लिए हैं उतना ही पे लगेगा। अगर सरकार के रेट से कम पे लेते हैं, मतलब जैसे 30,000 का यहाँ पे दिया हुआ, आपने 20,000 का ही ले लिया, तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि आपको फिर 20,000 पे लगेगा, आपको जो लगेगा वो सरकारी रेट पे ही लगेगा। मतलब कि अगर आप सरकारी रेट से कम दाम पे लेते हैं तो आपका जो रजिस्ट्री शुल्क होगा, स्टाम्प शुल्क होगा, वो आपको सरकारी रेट पे देना होगा। और अगर आप सरकारी रेट के रेट से ज़्यादा से लेते हैं तो आप जो जिस रेट पे खरीदे हैं उस रेट पे आपको शुल्क देना पड़ेगा। ये चीज़ें क्लियर हो गया। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं, मैंने ये चीज़ें बता दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया पीछे जाओ, फिर से वीडियो आप देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे लागत मूल्य बताया जा रहा है, 5 लाख रुपए में आपने लिया है, और यहाँ पे अब उसके अनुसार से पंजीकरण मतलब जो आपका रजिस्ट्री शुल्क लगेगा वो आपको लग जाएगा 10,054 रुपये का। तो यह रजिस्ट्री शुल्क हुआ जो आपको सरकार को फीस के तौर पर देना होगा। इसके बाद जो है यहाँ पे स्टाम्प जो शुल्क लग जाएगा वो 30,000 रुपये का लग जाएगा। यह 6% होता है, मतलब जितने में आप ज़मीन खरीदते हैं उसका 6% जो है आपको स्टाम्प शुल्क में देना होता है। यह बिहार का गवर्नमेंट का रूल है कि आपको 6% स्टाम्प लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 30,000 रुपये का इनको जो है स्टाम्प खरीदना पड़ेगा या स्टाम्प शुल्क जो भी हो देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। ये सारा डिटेल जो है मैं ऑलरेडी अपने वेबसाइट पे दे रखा हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो सारी चीज़ें मैंने दे रखा है कि यहाँ पे जो है 6% होता है। तो इसलिए आप वेबसाइट पे आकर जरूर पढ़ें सही से। बहुत सारा जानकारी ऐसा मिल जाएगा जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाऊंगा, तो इसलिए वेबसाइट पे मैं आप लोग को लाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है भूमि के मूल्य के अनुसार अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क। यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। तो अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क सिर्फ शहरी क्षेत्र में लगता है, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं लगता है। मतलब अगर आप गाँव में जमीन खरीदते हैं तो आपको कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होता है, लेकिन अगर आप शहर में खरीदते हैं तो आपको अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क जो है 2% का लग जाता है, जो कि आपको देना होगा। अब मान लीजिए कि मैं उसके आपके लिए आपको बताता हूँ। यहाँ पे ग्रामीण अभी मैं इसको शहरी कर देता हूँ और गणना करे पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क जो है वो 10,000 रुपये का एक्स्ट्रा लग गया है। मतलब 2% जो आप खरीदे रहते हैं उसका 2% एक्स्ट्रा और लग जाता है अगर आप शहरी में जाते हैं तो यह हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पे भूमि के मूल्य के अनुसार जो है आपका सारा LLR जो शुल्क है और प्रसरण शुल्क जो है वो 550 रुपये है। ये प्रोसेसिंग चार्ज एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो प्रोसेसिंग चार्ज आपको 550 रुपये का लगेगा। ये टोटल मिलाकर के 50,604 रुपये का शुल्क होता है जो सरकार के रिकॉर्ड में जाने वाला है। मतलब सरकार आपसे उस जमीन के खरीदने के लिए जो रजिस्ट्री आप कराएंगे उसका शुल्क लेगा। तो यह रजिस्ट्री शुल्क आपको सरकार को इतना मिलने वाला, सरकार को जेब में इतने पैसे आपको देने होंगे सारी चीज मिला करके। अब यहाँ पे दिया गया है सेवा शुल्क। मतलब यह है कि जो आप स्टाम्प पेपर बनाएंगे कितने पेज में आपका लिखा जाता है। हो सकता है कि आपका 2 पेज में लिखा जाए, 5 पेज में लिखा जाए, 10 पेज में लिखा जाए। तो अगर आपका 10 पेज से नीचे होगा तो आपको 250 रुपये लगेगा, और अगर आपका 10 पेज से ज़्यादा 20 पेज तक जाता है तो आपको जो है 500 रुपये लगेगा, और 20 पेज से ऊपर जाता है तो आपको 1,000 रुपये देना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा चार्ज है, उसके अलावा जो मैंने आपको कुल जो बताया है उसके अलावा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं कि दिया गया है कि सेवा शुल्क 1 पेज से 10 पेज तक 250 रुपया, 11 से 20 पेज तक 500 रुपया, और 20 पेज से ज़्यादा है तो 1,000 रुपये का ये एक्स्ट्रा लग जाएगा। मतलब टोटल जो है 51,604 रुपये का आपको जेन्युइन मतलब जो सरकार का रेट है वो इस ज़मीन को रजिस्ट्री करने में लगेगा। तो यह हो गया बिल्कुल फिक्स रेट। इसमें किसी भी तरह की कोई दलाली नहीं है। अगर इससे कोई ज़्यादा लेता है तो ऑफकोर्स वो दलाली लेता है या वो अपना चार्ज लेता है। हाँ, कुछ चार्ज जैसे मान लीजिए कि आपका स्टाम्प जो लिखेगा या किसी से लिखवाएगा तो वो चार्ज लेता है, वो आपको देना पड़ सकता है। कुछ इधर उधर भी पैसे लग जाता है किसी किसी चीज़ में, छोटे मोटे चीज़ में, तो आपको मोटा मोटी पता चल गया। इसके अलावा जो है 9 के बराबर खर्च होता है, 1,000, 1,500, 2,000 मान लो, या उसका जो चार्ज होगा वो चार्ज आपसे लेगा, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं लगता है। तो यह बिल्कुल जेन्युइन रेट है, और यही जो है सरकार कहती है कि यही सरकारी रेट है और यही आपको रजिस्ट्री के टाइम पे देना। और ये सारा पैसा आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। कैसे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही कई बार ऑनलाइन जमा करने के बाद आप न भी रजिस्ट्री कराते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे में देखेंगे लिखा हुआ है अपना भुगतान करें। सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं आप इस पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको नाम देना है। अब नाम किसका देना है? जिसके नाम से आप जमीन रजिस्ट्री करा रहे हैं उसका आप नाम दें तो सबसे बेटर है। चलिए मैं कोई भी ABC नाम कर देता हूँ।
उसके बाद जो है मोबाइल नंबर कहा जा रहा है, जो सा भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे ईमेल आईडी कहा जा रहा है, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे सिंपल सा दे देना है। और यह देने के बाद जो एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पे एड्रेस लिख देना है। और यह करने के बाद आपको नीचे देख रहे हैं आगे बढ़े, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं बिहार गवर्नमेंट के इस वेबसाइट पे आ जाते हैं जिसको OGRAS कहते हैं। तो इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको पेमेंट मोड में अगर आप ऑनलाइन जमा करना चाहते हैं तो यह चुनना है, और अगर आप ब्रांच में जाकर जमा करना चाहते हो तो ये दोनों फैसिलिटी दिया जाता है। आप जिस भी माध्यम से जमा करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको बैंक चुनना होगा, जो सा भी बैंक होगा, और यहाँ सबमिट पे जब ही क्लिक करेंगे एक जो है आपको पूरा रसीद टाइप का मिल जाता है, उसको ले जाकर के आपको अपने बैंक में जमा करना होता है। जो बैंक आप यहाँ पे चुनते हैं उसी बैंक के किसी ब्रांच में जाकर करना होगा। अगर आप ऑनलाइन जमा करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑफकोर्स डिजिटल इंडिया है तो भैया डिजिटल इंडिया में जमा करो ऑनलाइन। तो ऑनलाइन जमा करने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, ये पेमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ से बैंक चुनना है। अब यहाँ पे आप कोई भी बैंक चुन सकते हैं, चाहे आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो या किसी भी बैंक का आपके पास इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ भी हो, तो आपको ये जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सिर्फ पेमेंट गेटवे है। मतलब इसमें से कोई भी बैंक चुन करके आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं स्टेट बैंक यहाँ पे चुन लेता हूँ और यहाँ पे देख रहे हैं सबमिट, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यही आपको भी करना है, बैंक चुन के सबमिट कर देना है, चाहे किसी भी बैंक से करना हो, कोई भी आप चुन सकते हैं। जिसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपके पास SBI का इंटरनेट बैंकिंग है तो यह चुनना है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो यह चुनना है, और अगर किसी अदर बैंक का इंटरनेट बैंकिंग है तो यह चुनना है। तो जो सा भी होगा वो कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, किसी भी बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो यह चुन लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे यह ऑप्शन आता है, यहाँ पे सारी चीज़ क्रॉस चेक कर लेना है कि सब चीज़ सही है या नहीं। अगर आपको सब चीज़ सही लगे तो कंफर्म पे सिंपल सा क्लिक कर देना है। जिसके बाद यह आता है, यहाँ पे भी आपको कंफर्म कर देना है। वैसे इन सबों में कुछ गलत होता नहीं है, आपको सिंपल सा कंफर्म 2 बार करना होगा। और यह करने के बाद इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे आपको कार्ड नंबर देना होता है, जो सा भी आपका कार्ड नंबर है, यहाँ पे एक्सपायरिंग डेट, कार्ड होल्डर जिसका आप कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं उसका देना, CVV कोड जो है कार्ड के पीछे 3 अंक का इस तरीके से लिखा होता है, यहाँ पे यह वाला लिख देना होता है। और यहाँ पे कैप्चा कोड है वो दे देना होता है और यहाँ पे क्लिक करके पेमेंट कर देना होता है। जैसे ही पेमेंट करते हैं आपको एक रसीद मिल जाता है। ये कैसे करते हैं इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने कंप्लीट पेमेंट करके और सारा जो है प्रोसेस दिखाया है, सारा रसीद निकाल करके, तो वो वीडियो देख सकते हैं, सारी चीज़ पता चल जाएगा। तो अब मान लीजिए आपने पेमेंट कर दिया। कई बार क्या होता है कि जो ज़मीन रजिस्ट्री करने वाला होता है वो मुकर जाता है कि नहीं जी हम तो रजिस्ट्री अभी नहीं करेंगे या करेंगे ही नहीं। अब ऐसे में मान लीजिए आपने 50-50 हज़ार या 2-2 लाख रुपए जमा कर दिया ऑनलाइन, अब आपको कैसे यह रिफंड मिलेगा? तो रिफंड मिलेगा, लेकिन आपको 10% चार्ज जो है वो जो निबंधन कार्यालय है वहाँ काट लिया जाता है। मतलब जहाँ रजिस्ट्री ऑफिस है वहाँ पे काट लिया जाता है। तो उसके लिए आपको अलग से एक प्रोसेस है, उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, वो वीडियो आप देख लेना, सारी चीज़ें पता चल जाएगा। रिफंड हो जाता है। होता क्या है कि आपको जो है ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं होता, लेकिन ऑफलाइन आपको रजिस्ट्री ऑफिस में एक लेटर देना होता है और सारी चीज़ प्रोसेस करवा करके जो है आपको ट्रेजरी में जाता है और वहाँ से फिर आपको रिफंड होकर के आपके अकाउंट में आता है। तो वो प्रोसेस मैं डिटेल में समझा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखना कि रिफंड जरूर हो जाता है और उसके लिए आपको 10% जो आपका पैसा होगा उसमें 10% जरूर कट जाएगा, बाकी पैसा आपको जरूर रिफंड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें था, मैंने बता दिया। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छा लगा होगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें ताकि आपको इसी तरीके की वीडियो मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।